चलो हम लोग कल से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कल पढ़े थे ना कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। तो कल का पहला नंबर लिख दिया गया है ना यहाँ पे, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म पहला नंबर यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या दहन करके पढ़ाया गया हुआ कम्बिशन। आ जाओ, आपको कल का कम्बिशन पढ़ाया गया दहन यानी वे प्रक्रिया। आ जाओ, वे प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ यानी वो कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके बाद हीट और लाइट देती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दहन, या हम लोग कहेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। समझ में आई बात हमारी? जो कल का आपको बताया गया होगा। और उसमें आपको दो चीजें बताई गई होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, पीली ज्वाला के साथ जलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखो ऑक्सीकरण में क्या लिखेंगे, ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जैसे जैसे मैंने रख दिया C2H5OH। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जैसे C2H5OH का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होने के बाद, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, कार्बनिक अम्ल बनता है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे ले लिया ना, यहाँ पे CH3CH2OH, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही वाला तो है, इसको हमने ऐसे लिख दिया C2H5OH। ठीक है, इसका नाम हो गया हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल नाम हो गया इसका नाम। ठीक है, जिसको एथेनॉल पढ़ते हैं। देखो CH3CH2OH, अब इसका हम क्या करें, ऑक्सीकरण कराएंगे हम लोग। अब जैसे ही हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नोटेंट ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, और ये किसकी उपस्थिति में होगा, अम्ली, मतलब KMnO4 और प्लस H2SO4 के प्रेजेंस, इसको हीट करेंगे, ये अम्ली रहेगा, अम्ली। या तो लिखो KMnO4 प्लस H2SO4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K2Cr2O7 और प्लस यहाँ पे हो गया NaOH। मतलब हम क्या करेंगे, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे, प्लस हम लोग बेस डाल देंगे, क्षार डाल देंगे, या तो हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, थोड़ा उसमें क्या डालेंगे, अम्ल डाल देंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3, देखो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखो दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से ये देखो, ये वाटर रिमूव हो गया, जल बाहर निकल गया, और यही हमारा हो गया यहाँ पे एथेनोइक एसिड, इसी बोलेंगे एथेनोइक एसिड। तो याद रखना, ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाला। तो ये नोट करके लिख लीजिए, ये पैटर्न रहेगा आपको, आगे मैं बताऊंगा। ये कोई भी एल्कोहल हो जिसमें OH लगा हो, अगर उसका ऑक्सीकरण हुआ तो किसमें कन्वर्ट होगा, COOH में। हाँ, कहां पे, ये इसके बगल में यहाँ पे ये 2 लिखा है, ऑक्सीजन मतलब ऐड होती है, इसको नोसेंट बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। नवजात मतलब ये ऑक्सीजन हमेशा जो रहेगा ना O2 फॉर्म में रहेगा, ये O2 फॉर्मेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्ट करता है ना, सिर्फ O फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीजन जो रहता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, दो के साथ रहता है, लेकिन यहाँ पे अकेला है, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होगा, एथेनोइक एसिड में। इसका प्रोसेस होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण पहले एल्डिहाइड में होगा, फिर एल्डिहाइड बाद यहाँ पे एसिड हो जाता है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इस रिएक्शन को।
देखो आंख और समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हम लोग याद पढ़ेंगे यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है, आपको नाम में देखो जितने भी डेफिनेशन है तो लगभग अगर नाम से आप उसे ट्राई करोगे तो सब आपको इसका रीजन मिल जाएगा। ये योगात्मक, योगात्मक का मतलब क्या है, जोड़ना होता है ना। अब जोड़ना, जैसे आपके पास 5 रुपये दुरुपयोग में लिया था, क्या आप कितना रुपये हो गया आपके पास, तो कैसे पता चला, जोड़े तब तो 5 और 2। तो यहां भी देखो योगात्मक अभिक्रिया, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाए या जुड़ जाए, समझ में आई बात हमारी, उसे बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 1 में अगर पढ़े होगे तुम लोग संयोजन अभिक्रिया, तो वहां पे मैं लिखवाया होगा एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इस वाले में लिखवा देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ में जुड़ जाए उसे योगात्मक अभिक्रिया, इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, वह अभिक्रिया से एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ में जुड़ जाए, योग हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया। अब इस योगात्मक अभिक्रिया में बहुत सारे आते हैं, इसको पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला रहेगा हाइड्रोजनीकरण में। अब इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजनीकरण मतलब कोई भी पदार्थ रहेगा उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। अगर किसी पदार्थ में क्लोरीन जुड़ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरीनीकरण बोलेंगे, यानी क्लोरीनेशन बोलेंगे। किसी पदार्थ में ब्रोमीन ऐड हो जा रहा है तो ब्रोमीनीकरण बोलेंगे। पर आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से ही पूछेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजनीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक का, तो कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है, 4। सिंपल समझो, अब इसमें 4 हो गए तो हाइड्रोजन किस में जुड़ सकता है, अगर मान लो कि कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ, कार्बनिक यौगिक होता है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, मेन तो कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए ना, इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे सी ले लिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ पे ले लिया। ठीक है। तीसरा देखो, अब तीसरा हमने ले लिया सी ले लिया, 1 2 3, फिर एक यहाँ पे ले लिया। अब समझना हमें क्या है, हाई जो कार्बन है कार्बन साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन साथ जुड़ा है, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन साथ जुड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना, यहाँ पे H2 जोड़ देंगे, यहाँ भी H2 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे H2 जोड़ दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक, आगे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन खुद ही है ना उसके पास। अगर यहाँ पे इसके पास खुद ही हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकता अभी, क्योंकि इसके पास 4 ही बांध है, 5वां थोड़ा लगाएगा, ये नहीं लगाएगा ना। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डबल बांड है, तो जहां पे डबल बांड है वहां पे तोड़ के सिंगल बांड कर लेगा, जहां पे डबल बांड है वहां पे तोड़ के क्या कर लेगा, सिंगल बांड कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पे ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, जिससे यहाँ पे अगर डबल बांड थे हाइड्रोजन हटा देगा बांड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसकी जैसा बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर जुड़ना है तो ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड से एक बांड हटा देगा, तो एक हाइड्रोजन इसको जरूरत पड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसको जरूरत पड़ गई, तो दुनिया नहीं जुड़ गया। तो अब इसमें याद करना है कि हाइड्रोजनीकरण या योगात्मक अभिक्रिया
आपको एल्कीन देगा, एल्काइन देगा, लेकिन एल्केन नहीं देगा। समझ में आई बात हमारी? समझो, अगर मेरे पास, समझ लो कि अगर हमारे पास 4 रुपया है, मैंने 4 लोगों को, जैसे मेरे पास ए बी सी डी, हमारे पास 4 रुपया, पी के पास 4 रुपया है, 1 रुपया इसको दिया, 1 रुपया इसको, 1 रुपया इसको, 1 रुपया इसको दे दिया, दे दिया कि दे दिया, मतलब दे दिया, इसके साथ जुड़ गया। अब दूसरा आ जाएगा, अगर मान लो ई आ गया, अब इसको भी 1 रुपया देना, तो ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, उसके पास है नहीं ना। वही काम इसके पास भी है, हाई कार्बन 4 जगहों को दे दिया ना यहाँ पे, एक एक इंडिविजुअली, तब कुछ नहीं कर सकता। दूसरा पैटर्न ये कह रहा कि पी जो है ना, ए को ए दे दिया, बी को 2 रुपया दे दिया, यहाँ पे सी को एक दे दिया। अब यहाँ पे ई आना चाहेगा तो जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है? क्यों? तो भाई जो 2 रुपया दे इसको एक ही दे, इसको एक यहाँ पे दे दे। समझ में आई बात हमारी? तो समझना बस इतना ही है कि हमें योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा, योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा? एल्कीन देगा और एल्काइन देगा, एल्केन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है, टूट नहीं सकता। क्लियर बात समझ में आया? ठीक है, फिर समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया कैसे एग्जाम में आएगा, तो समझा रहा था अभी। अब एग्जाम में क्या आएगा देखो, जब हाइड्रोजनीकरण लिख लेंगे, जब एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन निकिल, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन के अणु निकिल के उपस्थिति में जुड़ जाते हैं, उन्हें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखो ये डिफिनेशन रहेगा, जब एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन के अणु निकेल की उपस्थिति में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब समझो कैसे, आई आर हो गया, आई सी हो गया, इधर एक आर हो गया, इधर एक आर हो गया। अब आर का मतलब क्या होता है? आर की जगह यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7, ये चेन हो सकती है। समझ में आई बात हमारी? यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, ये पैटर्न बन गया हमारा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, कार्बन कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो एक आर हो गया, एक आर यहाँ भी हो गया। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु यहाँ पे जुड़ेगा, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में, या ना मतलब निकिल की उपस्थिति में। अब ये हाइड्रोजन के अणु जुड़ेगा तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा C, और एक आर यहाँ पे हो गया, एक आर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने H लगा दिया सिंगल बॉन्ड, एक आर यहाँ पे हो गया, एक आर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया H सिंगल बॉन्ड। मतलब भाई हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पैटर्न हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब इसका डिफिनेशन ऐसे भी बन सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के अणु निकिल की उपस्थिति में जुड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये दिख रहा है, इसको वनस्पति, इसको बोलते हैं हम लोग वनस्पति तेल बोलते हैं, इसको वनस्पति घी बोलते हैं। देखो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं, मैं आपको लिख लेना, वेजिटेबल ऑयल बोल लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा वेजिटेबल घी हो जाएगा। देखो अब इसके बाद ये डबल बॉन्ड में रहेगा ना, इसको आयल बोलेंगे हम लोग। और जब आयल को हम लोग हीट कर देंगे, यहाँ पे निकिल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन के अणु जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वेजिटेबल घी। इसलिए हमें वेजिटेबल घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है।
अगर खा लेंगे ना तभी पचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी टूट ही नहीं सकता। देखो अब नहीं टूटेगा, सिंगल बांड में आ गया ना, अब नहीं टूटेगा। हाई डबल बांड में था, सिंगल बांड में टूट गया, डबल बांड वाला सिंगल बांड में टूट गया। इसलिए जो घर का तेल रहता है, अगर एक बार हम समोसा फ्राई कर लेते हैं या कोई चीज पकौड़ी फ्राई कर लेते हैं, तेल बचता है, फिर वही तेल हम लोग यूज करते 2-4 दिन रख के खाना बनाते हैं, यूज करते नहीं करते हैं। अब वो तेल खराब हो जाता है, एक बार हमने गर्म कर दिया वो खराब हो जाता है, दूसरी बार यूज करोगे तो ये इसमें टूट जाएगा। और जब वही पेट वो हमारे अंदर जाएगा ना, तो फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगा वो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। समझ में आई बात हमारी? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए बाहर का अगर हम समोसा खा रहे, देखते समोसा एक बार छन गया, फिर इसके बाद 2 घंटा बाद फिर वही समोसा फिर छान के निकाल के देंगे, वही तेल रहेगा, वही तेल रहेगा ना। और उसी तेल में 10 बार समोसा निकालेंगे लोग, क्योंकि उनको भाई अगर अगर बार बार बस टेस्ट करते जाएंगे तो कोई नुकसान होगा ना, इसलिए वो बार बार क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे। जितनी बार निकाला जाए उतना लाल होता जाता होता नहीं होता? हम एकदम स्वादिष्ट लगता खाते हैं और फिर हमारा पेट खराब हो जाता है। समझ में आई बात हमारी? तो याद रखना, ये नोट कर लो, फिर आगे और समझा रहा हूं आपको।